नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने जो अनुसंधान की विधियों के बारे में चर्चा की थी। उससे पहले हमने अनुसंधान क्या है, क्यों करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका कौन अधिकारी होता है, इसकी विधियां, आगे हम स्रोत के बारे में, चरणों के बारे में, लेखन के बारे में और कुछ अन्य तथ्य जो इससे रिलेटेड है जैसे आईसीटी वगैरह का प्रयोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा विधियों से संबंधित है। विधियों में हमने जो परिणामात्मक विधि थी वो हमने कल चर्चा कर ली थी। जो तर्क विधि थी, आगमन निगमन, उनको हमने कल चर्चा कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और जो हमारे प्रक्रिया आधारित जो हमारी विधियां थी उनको हमने कल डिस्कस किया था। आज जो हमारा होगा उद्देश्य जांच और अवधारणा पर आधारित है। अब जो हमारे उद्देश्य में है, वर्णनात्मक विधि है, सह संबंधित विधि है, व्याख्यात्मक विधि है, समन्वेशी विधि है, प्रायोगिक विधि है। वर्णनात्मक में पहला घटनोत्तर है, तो दूसरा ऐतिहासिक है, तीसरा विश्लेषणात्मक है। तो शुरुआत करते हैं पहले उद्देश्य से संबंधित अनुसंधान विधियां होती क्या हैं। उद्देश्य संबंधित से मतलब है जब जो अनुसंधान होता है उसका कोई विशेष प्रयोजन होता है, उसका कोई विशेष उद्देश्य होता है। वैसे तो हर कोई जो भी विधि होती है, किसी ने मतलब कोई भी अनुसंधान होता है, हर एक का कोई ना कोई जो हमारा उद्देश्य होता है, निहित होता है। लेकिन उसमें भी किसी विशेष प्रयोजन के लिए, एक सामान्य रूप में न होकर विशेष प्रयोजन के लिए जब कोई अनुसंधान किया जाता है, मीन्स किसी घटना के लिए, किसी वर्णन को करने के लिए, कि जैसे केस स्टडी कह सकते हैं, या किसी की रिएक्शन में, किसी की प्रतिक्रिया में जब कोई रिसर्च की जाती है तो वो क्या होती है, एक उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान होता है। इसमें जो होता है सबसे पहला वर्णनात्मक जो अनुसंधान विधि है उसमें क्या करते हैं, हमें जो अनुसंधान किया जाता है उसका न सिर्फ रिसर्च किया जाता है, उसको वर्णित किया जाता है। वर्णित से मतलब है कोई तथ्य हैं, कोई समस्या हैं, उनको निवारण, जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर हो सकता है, या किसी की साक्षरता स्तर कह सकते हैं, या किसी के जो कोई बीमारी है उसका कोई फैलाव है, स्तर है, उस चीज़ के बारे में। जैसे हमारा सांख्यिकी जो प्रदत्त आधारित अनुसंधान था, उसी की तरह क्या है, हमारा वर्णनात्मक है। प्रदत्त आधारित सांख्यिकी में हम क्या करते थे, हमारा डेटा एक होता था, स्टैटिकल डेटा होता था, काउंटिंग्स में, नंबर्स में होता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, वर्णन करते हैं चीज़ों का। वर्णन मीन्स उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी कंडीशन ये है, इसकी कंडीशन ये है, और इस मतलब एक तरह से परिभाषा देना किसी चीज़ की, वो क्या है, हमारा वर्णनात्मक है। इसमें पहला है हमारा घटनोत्तर। घटनोत्तर से मतलब है घटना प्लस उत्तर। उत्तर का मतलब पश्चात। इसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। मीन्स मान लीजिए कोई घटना घटित हुई, घटना के उपरांत तथ्यों को जानना क्या है, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, मीन्स तथ्यों को जोड़ना क्या है, हमारा घटनोत्तर उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान विधि है। इसमें होता है कोई घटना हुई, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ किसी स्थान पर, तो वहाँ पर जो उसके तथ्य होंगे उससे संबंधित उसकी कंडीशंस को जानना, उसकी सिचुएशन, उसके जो ब्रेक हैं, उसकी स्पीड वगैरह का कुछ अनुमान लगाना, वो क्या है, हमारा घटना उत्तर है। उसमें जितने भी तथ्य होते हैं, जो जितने भी एविडेंस होते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करना क्या है, घटना के तुरंत बाद होने वाली क्या है, अनुसंधान विधि है। दूसरी क्या है, हमारी ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक से मतलब है जो हमारे इतिहास से जो परिप्रेक्ष्य हैं, जो हमारी मान लीजिए कोई बर्तन है, बिल्डिंग है, कुछ चित्रलिपियां हैं, और कुछ धातुएं हैं, कुछ औजार हैं, खेल खिलौने हैं, मिट्टी की गाड़ियां, कुछ इस तरह के जितने भी हमारी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो हमें प्राप्त होते हैं, शोध विधि करने से जो हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान विधियों के अंतर्गत आते हैं। ये अगर भाषा के संबंध में देखें तो चित्रलिपि हो सकती है, और गुहालेख, ताम्रपत्र इत्यादि। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को जो विषय से संबंधित है, उन चीज़ों को पुरातत्व के आधार पर जानना क्या है, हमारी ऐतिहासिक विधि है। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो पहले से ही अवेलेबल होते हैं, उनको उन रिसोर्सेज को गेन करना होता है, प्राप्त करना होता है,
उन्हीं आधार पर हम क्या करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की विधि क्या है हमारी, ऐतिहासिक विधि है। विश्लेषणात्मक विधि क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ऐतिहासिक विधि का एक अगला चरण कह सकते हैं। ऐतिहासिक विधि में मान लीजिए कोई हमें लेख प्राप्त हुए, या हम कह सकते हैं कि लिपियां या साक्ष्य, चित्र, तो इनका क्या करते हैं हम, विश्लेषण करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, उन पर अनुमान लगाते हैं, उनका विचार करते हैं। जैसा कल हमने पढ़ा भी था, अनुमान क्या है उसी, और उन किस तरह अनुमान लगाया जाता है, किस तरह उसके हेतु, प्रतिज्ञा, उपनय वगैरह के आधार पर हम क्या करते हैं, अनुमान, एक निगमन तरीका लगाकर, निगमन जो हमारा अनुमान लगाकर, निगमन प्रणाली का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। साध्य जो हमारा होता है उसको सिद्ध करने के लिए हम अनुसंधान करते हैं। तो जब जो तथ्य हमारे पास प्राप्त होते हैं, उन्हीं तथ्यों को विश्लेषण करने के बाद जो हमें निष्कर्ष निकलते हैं, जो प्राप्त करते हैं, वो क्या है, हमारी विश्लेषणात्मक विधि है। आगे हमारा सहसंबंधित। सहसंबंधित से मतलब है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में दो चीज़ें आपस में संबंधित होती हैं, पर जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के लिए बनी हो। सहसंबंधित हो सकती हैं पर जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के लिए बनी हो। कहने का एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका जो ब्रेन है, ब्रेन ऑब्वियसली है यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इसका जो पैर है, पैर मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में या दुर्घटना में क्या हो जाता है, कट जाता है। व्यक्ति का पैर क्या है, वो कट जाता है। कटने की कंडीशन में क्या है, जब तक ये पैर था तो इसका इस पर कंट्रोल था, मीन्स कोऑर्डिनेशन होता था। वहाँ पर अगर कोई चोट लगती है, कोई पिन चुभती है, कोई चुभन होती है, दर्द होता है, पेन होता है, तो उसमें क्या है, उसका दिमाग से क्या था, कंट्रोल था। लेकिन अब पैर किसी गलती से, किसी वजह से वो कट जाता है, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें क्या थी, आपस में संबंधित थी, पर ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य थी। तो ये दोनों क्या थी, अनिवार्य नहीं थी। तो ये कह सकते हैं हम अनुसंधान। तो अनुसंधान की विधि में, जिस विधि में किन्हीं दो चीज़ों के बारे में संबंध को दर्शाया जाता है, लेकिन उसमें यह नहीं अनिवार्य होता कि दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो उस प्रक्रिया का या उस विधि को क्या कहते हैं हम, सहसंबंधित प्रयोगात्मक या उद्देश्य विधि कहते हैं। आगे हमारा व्याख्यात्मक विधि। व्याख्यात्मक विधि से मतलब है विश्लेषण। जैसे अभी हमने वर्णनात्मक में हमने पढ़ा था, विश्लेषण करना, प्रयोग, इस तरह से क्या था, घटनोत्तर था, प्रायोगिक था, विश्लेषण था। तो उसमें जो हमारा विश्लेषित करने के बाद कोई डेटा, कोई तथ्य या सिद्धांत या कोई तर्क की हमें प्राप्ति होती है। तर्क क्या है, तथ्यों का समन्वय, तथ्यों का समन्वय, जिसमें हमारा प्रमाण अधीनस्थ होता है और क्या होते हैं, नियम होते हैं, नियमबद्धता। तो ये क्या होते हैं, हमारे तर्क होते हैं। इन तर्कों को व्याख्या करना, उनको कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनकी एक्सप्लेनेशन देना, व्याख्या देना, या उनको विस्तार पूर्वक समझाना, बताना, वर्णन करना, क्या है, हमारी व्याख्यात्मक विधि है, ताकि उनका जो सामान्यकरण है आसानी से हो सके, और जो उस शोध को अपने प्रयोग में, जीवनचर्या में लाना चाह रहा है, उसके लिए सहायक हो सके। समन्वेषी से मतलब है सम प्लस अन्वेषी।
अन्वेषी क्या है हमारा? अन्वेषण। अन्वेषण, अन्वेषण से मतलब है अनुसंधान। तो ये क्या है हमारा? एक रिसर्च। और सम से सम यहाँ पे जब उपसर्ग लगाते हैं तो ये कब लगाते हैं? रिसर्च को जानना, रिसर्च के जानने लायक, ये कह सकते हैं टू रिसर्च। टू रिसर्च से मतलब है उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है, ये क्या बनना चाहता है? टीचर बनना चाहता है। एक व्यक्ति है, ये क्या बनना चाहता है? मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मिलिट्री ऑफिसर बनने के बाद या ये व्यक्ति टीचर बनने के बाद क्या करेगा? इस पर वर्क करना स्टार्ट करेगा, ये इस पर वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी फील्ड में है, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को टेस्ट करने के लिए क्या वो इस पद पर या जिस पद के लिए वो कार्य करना चाह रहे हैं उस पद पर कार्य करने के लायक है या नहीं है, उनकी जो मेंटलिटी है, उनका माइंड सेट है, या उनका जो आईक्यू लेवल है, वो चीज़ें, उन चीज़ों को अन्वेषण करना क्या है हमारा? समन्वेषी विधि कहलाती है। उदाहरण के तौर पर एक दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। शोधकर्ता की अन्वेषण दृष्टिकोण का अन्वेषण करना। मीन्स जो हमारी अन्वेषण विधि है, अन्वेषण विधि का अन्वेषण करना, दृष्टिकोण का अन्वेषण करना क्या है हमारा? समन्वेषी दृष्टिकोण है या समन्वेषी अनुसंधान विधि है। आगे हमारा प्रायोगिक। प्रायोगिक से मतलब है एक्शन। कोई घटना होती है, घटना के जो तुरंत रिफ्लेक्शन में जो आता है, रिफ्लेक्शन में या प्रतिक्रिया में, किसी कोई घटना होती है उसकी प्रतिक्रिया में जब कोई हम कार्य करते हैं या उसके रिस्पॉन्स में कोई चीज़ करते हैं तो वो क्या है हमारा? एक तरह से प्रायोगिक विधि है। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान के जो साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं कि इससे क्या होता है? कैंसर होता है। कैंसर होता है तो क्या करना चाहिए? धूम्रपान निषेध कर देना चाहिए। मीन्स उसको धूम्रपान क्या है? बंद कर देना चाहिए व्यक्ति को। तो उससे क्या होगा? एक प्रतिक्रियात्मक में प्रतिक्रिया क्या होगी? एक निषेधात्मकता है। तो निषेधात्मकता जो उसके जो प्रिकॉशंस हैं किसी चीज़ के लिए, प्रिकॉशंस जो होते हैं उसको अन्वेषण करना क्या है हमारा? एक प्रायोगिक विधि है। आगे हम चर्चा करेंगे जांच के आधार पर संरचित और असंरचित। पहला है हमारा संरचित विधि। संरचित मीन्स प्लांट या
डिजाइंड। प्लान्ड या डिज़ाइन संरचित मीन्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर सीक्वेंस में, चरण दर चरण एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, जब हम किसी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा संरचित विधि कहलाती है, जिसमें बहुत सारे तथ्य, जितने भी हमारे जो आवश्यक अंग हैं, आवश्यक जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उनको ध्यान में रखकर जब हम किसी शोध को करते हैं, औपचारिक फॉर्म जो होता है मीन्स कह सकते हैं हमारा एक ऑफिशियल फॉर्म है। ऑफिशियल फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू रूल मीन्स नियमबद्ध तरीके से जब हम एक औपचारिक तौर पर किसी शोध को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या हमारा संरचित विधि है। उदाहरण के तौर पर दवा परीक्षण, कोविड की अगर बात करें, कोविड के लिए कोई वैक्सीन होगी, मान लो स्पुतनिक होगी, स्पुतनिक वी, या कोई भी दवाई ले सकते हैं। दवाई के लिए क्या होगा, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स से मतलब है, मान लीजिए पहले जो जो डिजीज़ होगी उसको हम डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज करने के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको अप्लाई करके देखेंगे, फिर एंटीबॉडी अप्लाई करने के बाद जिन पर अच्छा रिएक्शन होगा उस अच्छे रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका एंटीबॉडी बनाएंगे, उसकी जो क्योर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योर बन गया उसके बाद हम उसको एक अगले चरण पे जाएंगे, अगले चरण पे जाने के बाद क्या करेंगे, उसको टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसको जो ब्लड टेस्ट हैं, जो ब्लड ग्रुप्स हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स पे अप्लाई करके देखेंगे, फिर जो फर्स्ट जो स्टेज आएगी उसमें कह सकते हैं कि चूहों पे, सेकंड स्टेज में बंदरों पे, थर्ड स्टेज में क्या है, ह्यूमन लिविंग पे, ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या करेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे। तो ऐसा नहीं होगा उसमें कि सीधा कोई दवाई को उसका एंटीबॉडी मिल गया, मतलब हमने प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के तुरंत बाद क्या कर दिया, सीधा ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर दिया, तो वो क्या है, एक कहीं ना कहीं नुकसानदायक चीज़ हो सकती है और चरणबद्धता को विकृत कर सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चरणबद्धता की एक संरचित विधि की हमें आवश्यकता होगी। और ये क्या है, हमारा एक सिद्धांत बनाया है। सिद्धांत कैसे बनाया है, हमें पता है कि समस्याएं हो सकती हैं, तो इसीलिए हमें पता है कि सीधा किसी भी चीज़ को जो मानवों पर प्रयोग करना क्या है, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरा है असंरचित विधि। संरचित विधि का ही एक अपोजिट फॉर्म हम कह सकते हैं, जिसमें जो कोई जो हमारा ट्रीटमेंट है, कोई विधि है जो सीधा चरणबद्ध ना होकर अनौपचारिक तरीके से हम सीधा परिणामों पर क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। आगे हमारा अवधारणा पर आधारित। अवधारणा में दो चीज़ें हमारी, वैचारिक और दूसरा है हमारा अवैचारिक, या हम कह सकते हैं अनुभव सिद्ध। वैचारिक से मतलब होता है हमारे भावात्मक, भावनात्मक। अब ये काम कैसे करता है, भावनाएं क्या होती हैं हमारी, एक विचार होता है, विचारों से क्या बनती है हमारी परिकल्पना, परिकल्पना, परिकल्पना को बोलते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। हम क्या करते हैं, किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष, जाति, स्थान, कोई साहित्य, कोई इतिहास, कोई भाषा, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हमें जो क्या है अनुसंधान करना है, तो उसके संबंध में हम क्या करते हैं, एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, एक विचार बनाते हैं, और विचार को लेकर क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं, रिसर्च में दो कंडीशंस आती हैं, वेरीफाई करता है और वेरीफाई नहीं करता है। मीन्स
जो हमारी जो परिकल्पना थी उसकी दो कंडीशन आती है हमारे सामने। एक तो ये कि उस पर परिपूर्ण हो रही है, एक दूसरा ये कि उसकी परिपूर्ण नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर परिपूर्ण हो जाती है तो वो क्या होगी, एक सफल परिकल्पना होगी। अगर नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होगी, हम इस तथ्य को इसको डायग्नोज करेंगे, फिर इससे और संबंधित तथ्यों को जुटाएंगे। तथ्यों को जुटाने के बाद फिर दोबारा से हमारी दो कंडीशन होंगी, वेरीफाई, नॉट वेरीफाइड। तो उस कंडीशन में हम इस तरह से कार्य करते रहते हैं। तो ये क्या हमारी एक वैचारिकता है। दूसरा है हमारा अनुभव सिद्ध। अनुभव सिद्ध से मतलब है, मान लीजिए जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट पे डिस्कस किया था कि कोई जो दवा है, दवा का जो हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो हमारे पास एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, नॉट टू बी परफॉर्म्ड डायरेक्टली। हमें पता है कोई भी दवाई जो होगी, वैक्सीन जो होगी, वैक्सीन को ह्यूमन बीइंग के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। हानि किस चीज़ की हो सकती है, जीवन की। तो जीवन की हानि को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तरीके सिद्धांत बने होंगे, सिद्धांत बने हैं। सिद्धांत कैसे बने हैं, कभी ना कभी जीवन की हानि हुई होगी, और हानि होने के बाद क्या हुआ, हमें अनुभव हुआ। और अनुभव होने के बाद जब कई बार चीज़ें रिपीट हुई, उनका डेटा कलेक्ट किया गया, तो वो क्या हो गया, एक सिद्धांत का रूप बन गया। तो ये कह सकते हैं कि अनुभव सिद्ध क्या है, हमारी अवधारणा है। मीन्स जिन चीज़ों का हमें जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, मौलिक जो चीज़ें हैं, उनके सिद्धांतों का हमें पता है, और उन सिद्धांतों को सिद्ध करना, एक स्पष्ट रूप में सिद्धांत बना के, एक पक्का सबूत या पक्का परफॉर्म बना के कि ये चीज़ें नुकसान दे सकती हैं, तो वो क्या है, हमारे अनुभव सिद्ध क्या है, हमारी रिसर्च है, अवधारणा है। मीन्स हमारे जो एक्सपीरियंसेस पे, जो अब तक की जितने भी परिवर्तन हुए हैं, या कह सकते हैं कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा ही जलेगा, नुकसान होगा ही होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सीधा हाथ डालोगे तो उसमें बच सकता है। तो ये क्या है, एक अनुभव सिद्ध या एक बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो क्या है, हमारे अनुभव सिद्ध अवधारणा है। आगे हम बात करेंगे स्रोत की। यहाँ पे हमारी विधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हम बात करेंगे स्रोत की। स्रोत क्या हैं, अनुसंधान के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज है इसके तथ्य, दूसरी चीज है इसके लिए परिकल्पना, और तीसरी चीज है इसके लिए शोधकर्ता। ये हमारे तीन मुख्य घटक हैं। और जो शोध के स्रोत होते हैं उनमें मुख्य क्या है, हमारे तथ्य हैं। तथ्य क्या हो सकते हैं, हमारे ऐतिहासिक और दूसरा सापेक्ष या समकालीन। क्योंकि रिसर्च का मतलब है पुनः अनुसंधान करना, पुनः सर्च करना, रिसर्च करना, दोबारा से चीज़ों को अन्वेषण करना, युगानुरूपता के हिसाब से पुनः परिभाषित करना, पुनः तथ्यों को जागृत करना, या उन्हें पुनः परिभाषित करना, क्या है, हमारी रिसर्च है। तो जब हम रिसर्च करेंगे तो उसमें क्या क्या होंगे, रिसर्च मीन्स पहले कुछ चीज़ें हैं तो वो हमें ऑब्वियस सी बात है इतिहास से प्राप्त होंगी, तो उसमें पहला तथ्य क्या होगा, हमारा ऐतिहासिक तथ्य होंगे। दूसरी चीज़ उसमें क्या होगी, हमारे सापेक्ष या समकालीन तथ्य होंगे। मीन्स जो हमारे प्रेजेंट में, मान लीजिए कोई एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च मान लीजिए जनसंख्या पर है, कोई स्कूल पर है, कोई साक्षरता लेवल पर है को मतलब कुछ भी जो वर्तमान के तथ्य हैं, दृष्टि हैं, उनको जांच करना क्या है, हमारी सापेक्ष या समकालीन तथ्य कह सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्य में विभिन्न विषय हैं, तो विषयों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर इतिहास की बात करें या साहित्य की बात करें या किसी अन्य की भी बात करें,
तो कुछ दृष्टिकोण हमारे पास आते हैं। इसमें हमारा पहला हो सकता है सामाजिक, मुख्य जो हमारे हैं। दूसरा हो सकता है आर्थिक। तीसरा हो सकता है सांस्कृतिक। चौथा हो सकता है हमारा धार्मिक। और पांचवा कह सकते हैं हम मनोवैज्ञानिक। इसमें भी अगर हम कहीं ना कहीं माने तो यही चीज़ें हो सकती हैं। साथ साथ में इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहें तो जनसंख्या आधारित और समस्याओं से आधारित। तो ये क्या है, हमारे स्रोत हो सकते हैं। इसमें सामाजिक का स्रोत में कह सकते हैं कि ये जनजीवन कैसा था उनकी, मान लीजिए अब से 500 साल पहले की या तो भक्ति काल के अगर टाइम बात करें तो सामाजिक स्थितियां कैसी थी, नारी का, लोगों का, समाज का, जाति वर्ण भेद संप्रदाय आदि इन चीज़ों की क्या स्थिति थी। आर्थिक में कह सकते हैं कि बेरोजगारी समस्या की, बेरोजगारी की समस्या, उनमें आर्थिक अभाव, गरीबी और भुखमरी या रोजगार के साधन, कृषि, कर और उनका शोषण, सामंतवादी प्रथा, पूंजीवादी प्रथा, इन चीज़ों को क्या कर जानना क्या है, हमें एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। सांस्कृतिक से मतलब है कि जैसे कोई संस्कृति है, संस्कृति में बलि देना, उनका प्रकृति का शोषण कह सकते हैं, हनन कह सकते हैं चीज़ों का, या जीवों का जीव हत्या कह सकते हैं, पेड़ पौधों से संबंधित कह सकते हैं, या पूजा की प्रणाली कोई कह सकते हैं। धार्मिक चीज़ों में हम कह सकते हैं कि कोई दर्शन से संबंधित या विशिष्ट, जैसे हिंदी में मान लीजिए कोई विशिष्ट अद्वैत है, शंकराचार्य का कोई दर्शन है, या वेदांत है, गीता है, अवतारवाद है, या उनकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, गुरु की परंपरा है, नारी की स्थिति है, और इस तरह की जो धार्मिक जो हमारी प्रथाएं हैं उनके बारे में जानना। मनोवैज्ञानिक से मतलब है युग चेतना व्यक्ति में कितनी थी, विरोध का, खंडन का, सामाजिक चीज़ों का जो खंडनवाद है उन चीज़ों पर ध्यान देना। ऐसे ही समकालीन में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनके जन्म दर, मृत्यु दर, उनकी बीमारी, उनके जीवन प्रत्याशा इत्यादि आदि चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना समकालीन सापेक्ष तथ्य कह सकते हैं। समस्या आधारित में कह सकते हैं कि लोगों को ऑब्जर्व करना कि उनको क्या, किन समस्याओं को वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यही चीज़ें वहाँ पर भी आ सकती हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर। कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर बात करें, जैसे लोग आजकल एकांत को पसंद करते हैं, या फिर एक मनोवैज्ञानिक तौर पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। धार्मिक तौर पर देखें तो लोगों में सांप्रदायिकता का जो भेदभाव है बढ़ता, कई जगह ऐसा देखते हैं कि बढ़ता जा रहा है। जैसे हिंदू मुसलमान में, या और देशों में देखें तो जो कैथोलिक चर्च वगैरह या इस तरह की यहूदी ईसाई वगैरह में आपस में होता रहता है। सांस्कृतिक में बात करें तो एक समाज में दो संस्कृति के लोग रहते हैं, उनका आपस में खाना पीना, आपस में लेन देन, बर्ताव, वो उस चीज़ में कह सकते हैं। आर्थिक में कह सकते हैं कि शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, उद्योगपति किस तरह से एक निम्न वर्ग को एक कह सकते हैं कि वर्ग भेद देखा जा सकता है। सामाजिक में जातिवाद, जाति प्रथा, वर्ण विषय, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्रोत के जो संशोधन के जो हमारी अनुसंधान होता है, अनुसंधान के तथ्य के आधार होते हैं, स्रोत होते हैं। आगे हम बात करेंगे आज अंतिम चरण, अंतिम जो चीज़ है वो इसके चरणों के बारे में, अनुसंधान के चरण, अनुसंधान के चरण या स्टेप्स। इसको खाली आज हम नाम करेंगे, बाकी इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे विस्तार से। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स के बारे में हम बात कर आज थोड़ा सा लिख लेते हैं पॉइंट पॉइंट। पहला है अनुसंधान,
पहला है समस्या का सूत्रीकरण। दूसरी चीज हमारे सामने अनुसंधान का अभिकल्प तैयार करना। अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। अभिकल्प क्या होता है? हमारा डिजाइन। तीसरी चीज क्या है हमारा? प्रदत्त और उपकरण। प्रदत्त और उपकरण विकसित करना। आगे हम कह सकते हैं प्रदत्त होता है हमारा डेटा। आगे हमारा प्रतिदर्श चयन। प्रतिदर्श भी सैंपल। आगे हमारा पांचवा प्रस्ताव लेखन। छठा है हमारा प्रदत्तों का एकीकरण। प्रदत्तों का एकीकरण। आगे हमारा प्रदत्त विश्लेषण और प्रसंस्करण। और अंतिम है हमारा शोध रिपोर्ट लिखना। शोध रिपोर्ट लेखन या प्रस्तुति। तो जो हमारे अनुसंधान के चरण हैं, अनुसंधान के चरणों में सबसे पहले समस्या का सूत्रीकरण, अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, उपकरण विकसित करना, प्रतिदर्श चयन करना, प्रस्ताव लेखन, प्रदत्तों का एकीकरण, विश्लेषण, ये प्रसंस्करण, और आगे अंत में होता है हमारा रिपोर्ट तैयार करना या लिखना। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।